हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यांशी खीरा और अभी हम इस वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस वो कुछ एक्टिविटीज है, वो कुछ प्रोसेसेस है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। चाहे हम बात करें एक सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की या फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि ह्यूमंस है, एलिफेंट्स है, वेल्स है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये लाइफ प्रोसेसेस होती है। अभी ये लाइफ प्रोसेसेस कौन सी है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें हम फूड इनटेक करते हैं, हम खाना खाते हैं। अभी ह्यूमंस जो है, हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस वो अलग होता है। बाकी एनिमल्स का अलग हो सकता है, दूसरे प्लांट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। हर एक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग अलग होते हैं, बट काफी एसेंशियल होता है ये लाइफ प्रोसेस हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अभी ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन हुआ, वो एक ट्रांसपोर्टेशन है जिसके अंदर सारे जो वेस्ट है, इम्पोर्टेंट केमिकल्स है, हॉर्मोन्स है, वो एक सेल से दूसरे सेल, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ सिस्टम्स जो है वो मदद करती है। और ये सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, प्लांट्स में भी होता है। नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन में दो चीजें आती हैं, पहली है ब्रीदिंग और दूसरा है जनरेटिंग एनर्जी। जो न्यूट्रिशन में हमने जो केमिकल्स जो है वो न्यूट्रिशन जो हमने एब्जॉर्ब किया है फूड मटेरियल से, वो इस रेस्पिरेशन के जनरेटिंग एनर्जी वाले एस्पेक्ट में यूज होगा। वहां पे वो जो न्यूट्रिशन जो हमने ऑब्टेन किया है उससे हम एनर्जी बनाएंगे इस प्रोसेस के अंदर, जो कि है रेस्पिरेशन। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। अभी हर एक सेल जो है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो वो जो है कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो उस वेस्ट को जो है वो कलेक्ट करना है, एक्सक्रीट करना है, वो सब जो है वो इस लाइफ प्रोसेसेस के अंडर आता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, दैट इज क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल। और ये जो प्रोसेस है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस के वजह से ही जो पॉपुलेशन मेंटेन होती है, स्पीशीज मेंटेन होती है, इवोल्यूशन वगैरह जो भी सब बहुत सारी चीजें हैं जो इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से होती है, जिसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो भी रिएक्शंस चल रहे हैं हमारे बॉडी में, जो भी कोई कुछ ना कुछ सिंथेसिस हो रहा है, किसी केमिकल का ब्रेकडाउन हो रहा है, बहुत सारे प्रोसेसेस जो चल रहे हैं वो सारे जो है वो मेटाबॉलिज्म में आते हैं। अभी इस चैप्टर में, इस वीडियो में, ये जो सीरीज ऑफ वीडियो इसके अंदर हम न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये चार जो लाइफ प्रोसेस है हम वो डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हम देखेंगे जो है nutrition. Now nutrition, the process by which an organism takes food and utilizes it is called nutrition. अभी इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने बाहर के एनवायरनमेंट में से कुछ फूड जो है वो इनटेक करता है, फूड अपने बॉडी के अंदर लेता है, एंड देन उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, एंड देन उस के बाद उसमें जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूज करते हुए जो फूड लिया है उसमें प्रोसेसेस होने के बाद उसको यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी न्यूट्रिशन क्यों चाहिए हमें, क्यों फूड लगता है हमें? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। हमें डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। Now the energy is supplied by the nutrients. Now what are nutrients? First let's see what are nutrients. Materials which provide nutrition to organisms are called nutrients. Nutrition हमें पता है, nutrition जो है वो हमारे बॉडी को चाहिए होता है, जो फूड लेने पर हमें न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो जो फूड है उस फूड को हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब इन न्यूट्रिएंट्स जो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में लगते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो कि मेन न्यूट्रिएंट्स है
एंड दे आर आल्सो नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैंने अभी बोला, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में लगते हैं। और नेक्स्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स, क्योंकि वो काफी स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं हमें। नाउ गोइंग बैक टू द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, our organisms need various raw materials for growth and repair। अभी ये न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ एनर्जी ही नहीं प्रोवाइड करता है, वो रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए। दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड अगेन बाय न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमने बोला अभी, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने अभी बोला कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइफ प्रोसेस करने पड़ते हैं, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है ये न्यूट्रिशन। तो अभी सबको सब न्यूट्रिशन एक तरीके से नहीं ऑब्टेन कर सकते, सबके अलग अलग तरीके होंगे। सो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो ब्रॉडली उसको हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में मतलब, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स कौन से हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। अभी कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या कि आजू बाजू उस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग्स में जो केमिकल्स है वो केमिकल्स यूज करके वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसके अंदर फोटो मतलब लाइट का यूज करके वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। अभी इस चैप्टर के अंदर हम फोटो ऑटोट्रॉफिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसके एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे। अभी यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम समझ गए, अभी देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो टाइप का वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का जिसके अंदर वो खुद नहीं बनाता है फूड, बट वो आजू बाजू के जो उसका सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से वो फूड ऑब्टेन करता है। अभी इसके भी तीन टाइप्स हैं। पहला है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कुछ डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे फूड ऑब्टेन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से वो फूड नहीं लेते हैं, उनको सिर्फ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं फूड के लिए। नेक्स्ट जो है वो पैरासाइटिक, जो लिविंग होस्ट पे रहते हैं, या तो उस ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे रहेंगे या तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइटिक बोलेंगे। और वो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं एज अ पैरासाइट, उन ऑर्गेनिजम्स को होस्ट बोलते हैं। अभी उसके एग्जांपल्स है कस्कटा और प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे होलोजोइक। होलोजोइक वो न्यूट्रिशन का टाइप है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अभी इस प्रोसेस में ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म बाहर के एनवायरनमेंट से एक कॉम्प्लेक्स केमिकल का इनटेक करेगा जो कि है इंजेशन, फिर उसको डाइजेस्ट करके उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो सिंपल ऑर्गेनिज्म का एब्जॉर्प्शन और फिर असिमिलेशन होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका इजेशन हो जाएगा। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। Now, the mode of nutrition in which an organism prepares its own food is called autotrophic nutrition। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो organisms है वो खुद का फूड बनाते हैं और दूसरे organisms पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो फूड ऑब्टेन करने के लिए, जिसके एग्जांपल मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स
हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, जो कि मेनली कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। ये जो प्रोसेस है वो सारे ऑटोट्रॉफ्स में होती है, बट जैसे मैंने बोला था 2 टाइप्स का ऑटोट्रॉफ है। बट अभी हम कौन से ऑटोट्रॉफ की बात करेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। क्या है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? अभी हम देखते हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि अभी मोस्टली जो ऑटोट्रॉफ्स है वो प्लांट्स है। सो मैं ऑटोट्रॉफ्स को अभी एज प्लांट्स रेफर करूंगी, क्योंकि मोस्टली वो प्लांट्स होते हैं। सो नाउ अभी ये प्लांट्स जो है वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस फॉर्म एंड वाटर, दोनों फॉर्म में, वेपर और लिक्विड, वो एब्जॉर्ब करेंगे। और ये जो प्रोसेस है वो सन्स एनर्जी, सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में होती है। और ये प्रोसेस जो पर्टिकुलरली क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में भी होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट की भी जरूरत होती है। और ये सब जो है रॉ मटेरियल्स, एज अ रॉ मटेरियल्स उसको पूरा प्रोसेस होता है, और एंड में जो मिलता है वो है शुगर्स, इन अदर वर्ड्स कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे जो शुगर बन रहा है उसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन लिबरेट होता है इन गैस फॉर्म। अभी फोटोसिंथेसिस की हमने यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस की। अभी फोटोसिंथेसिस जो है वो अभी हम डेफिनेशन और प्रोसेस जो है वो इन डिटेल देखते हैं। Photosynthesis, the process by which green plants prepare food, is called photosynthesis. During this process, the solar energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed. Now, green leaves are the main site of photosynthesis. हमें पता है कि जो प्लांट्स है उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने ये फोटोसिंथेसिस बेसिस जो है फोटोसिंथेसिस का, वो हमने पढ़ा हुआ है। सो इसके अंदर हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन लीव्स में मेनली होता है। नाउ द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स अ पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोफिल। नाउ क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पे हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे पहले। अभी ये जो लीफ है, लीफ का अगर हम क्रॉस सेक्शन लिए तो क्रॉस सेक्शन को फिर हम माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ऐसी लेयर्स मिलेगी, जिसमें एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर होती है, उसके बाद अंदर बीच में बहुत सारे जो सेल्स रहते हैं, उन सेल्स में एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। अभी इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में जो सेल्स जो चैप्टर था उसके अंदर हमने डिटेल में काफी सारे ऑर्गेनल्स स्टडी किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, अभी इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के जो लेयर्स है उसके बीच में हमें कुछ सेल्स ऐसे दिखेंगे जिन सेल्स के अंदर कुछ ग्रीन स्पॉट्स है। अभी ये जो ग्रीन स्पॉट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। वो एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर की ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी हम बात करेंगे पहले दूसरे रॉ मटेरियल्स की जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। सबसे पहला सनलाइट। सनलाइट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो कि डे टाइम में इनफ अबेंडेंट क्वांटिटी में मिलेगी प्लांट्स को। नेक्स्ट जो है वो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो भी हमने देखा, लीफ का जो डायग्राम हमने, क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम जो भी हमने देखा जिसके अंदर जो ग्रीन स्पॉट्स है उसके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल का मेन जो काम है वो है लाइट को ट्रैप करना और सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फिर आगे के प्रोसेस में उसका यूटिलाइज करना। नेक्स्ट जो है वो CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है वो स्टोमेटल पोर के थ्रू इस CO2 को
एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन वो आगे इस प्रोसेस में यूज होता है. नेक्स्ट वाटर. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. So, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सबसे पहले क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी ट्रैप करेगा. अभी ये जो ट्रैप लाइट एनर्जी है वो उसको कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी. पर साथ ही साथ उस लाइट एनर्जी का यूज होगा वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, उसको स्प्लिट करने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ना इसके साथ साथ दूसरा जो स्टेप है वो क्या है कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट अभी हम देखेंगे द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. मेन इवेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस के क्या है. सबसे पहला है कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है. अभी ये जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हम यूज कर सकेंगे. नेक्स्ट जो है वो CO2 को रिड्यूस किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में. अभी यहाँ पे जो रिडक्शन जो है वो एक जो केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इस मॉलिक्यूल दैट इज CO2, इसके अंदर एडिशन होगा हाइड्रोजन एटम्स का. इसलिए इसीलिए ये जो प्रोसेस है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि क्लोरोफिल ने जो सनलाइट को ट्रैप किया है वो सनलाइट अभी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल जो कि बना है H और O से, H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो स्प्लिट होने के बाद रिलीज होगा, जो कि यूटिलाइज होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जो कि हमने तीसरे स्टेप में बात किया था कि रिडक्शन में CO2 जो है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा. तो वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये वाटर के स्प्लिटिंग से आएगा. सो ये हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन होके कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे. नेक्स्ट जो है अभी हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया. अभी वाटर मॉलिक्यूल का दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन का इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आगे कहीं कुछ काम नहीं है. सो अभी ये जो ऑक्सीजन जो है वो स्टोमाटा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. अभी कार्बोहाइड्रेट जो भी यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है, जो CO2 का रिडक्शन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ है, अभी ये कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कन्वर्ट किया जाएगा. और ये स्टार्च जो है वो पूरे प्लांट के अलग अलग स्टोरेज पार्ट्स में वो डिपॉजिट होगा, जैसे कि लीव्स है, फ्रूट्स है, रूट्स है, कोई कोई प्लांट्स में स्टेम में स्टोर होता है, वैसे अलग अलग स्टोरेज पार्ट्स में वो स्टोर हो जाएगा. अभी जो पहले के स्टेप में जो हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस ब्रॉडली दो उसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन वो प्रोसेसेस है जो कि डे टाइम में होती है, जिसमें लाइट एनर्जी का पार्टिसिपेशन होता है, इसीलिए हम उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं. और दूसरे प्रोसेसेस जो है वो डार्क रिएक्शन के अंडर आते हैं, जिसके अंदर हमें लाइट एनर्जी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है. सो वो नाइट टाइम में भी हो सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि वो डे टाइम में हो. नेक्स्ट जो अभी हम देखेंगे स्टोमाटा. अभी प्रोसेस के थ्रू जो मेन जो इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, उसके अंदर काफी बार मैंने स्टोमाटा का जिक्र किया था. अभी ये स्टोमाटा क्या है? These are the tiny pores present in the epidermis of leaf
or stem through which the gaseous exchange and transpiration occur. अभी मैंने बोला था कि जो O2 है, ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है और वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज किया जाएगा। और ये स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स है जो लीफ के सरफेस पे होते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट फंक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 and CO2. Second is loses a large amount of water और वाटर वेपर। हम यहाँ पे वाटर वेपर क्यों लिखा गया है? क्योंकि वो वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ना कि लिक्विड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे वेपर स्पेसिफाई किया है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। नाउ ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, जो कि हम जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे होंगे, इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन है, उस टाइम पे हम ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी दिस डायग्राम इंडिकेट्स द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। इन दिस डायग्राम द किडनी शेप्स, two kidney shapes as we can observe, these are the two guard cells which are responsible for the opening and closing of stomata। क्योंकि पूरे टाइम पे स्टोमेटा ओपन नहीं रहता है, क्योंकि ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि गैसेस इतने इनफ है कि वो उसको हम रिलीज कर सके, उसका लॉस जो है हम बेयर कर सके वो प्लांट। सो इसलिए हर बार वो पोर जो है वो ओपन हो वो जरूरी नहीं है, इसीलिए इसके ओपनिंग और क्लोजिंग का भी एक मैकेनिज्म होता है जो कि हम आगे देखेंगे। ये गार्ड सेल्स के आजू बाजू जो बड़े सेल्स दिख रहे हैं वो लीफ के बाकी दूसरे सेल्स है। गार्ड सेल्स के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, वो रिप्रेजेंट करता है स्टोमेटल पोर को, और ये गार्ड सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। नाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि पूरे टाइम जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन नहीं रख सकते और क्लोज भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ये पोर नेसेसरी है। सो अभी ओपनिंग जो है वो कैसे होती है ओपनिंग? अभी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों जो इवेंट्स है वो कंट्रोल किया जाता है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स से। Now what is turgidity? अभी now think of this guard cell, a cell as a balloon। अभी बलून के अंदर, अभी सिर्फ बलून्स में एयर ही नहीं, कभी कभार पानी भी भरा जाता है। तो जैसे ही उस बलून के अंदर पानी भरते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बलून जो है वो अभी एकदम रिजिड हो गया है, इसके बाद उसमें पानी अंदर रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं है। So that is the turgid form of cell, जिसके अंदर ऐसा वो स्टेज जब वो सेल और पानी का इनटेक नहीं कर सकता। और अभी वही बलून में से पूरा पानी निकाल दे अगर हम, तो एकदम मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, पानी पूरा निकाल दिया जाएगा, तो वो जो स्टेज होगा बलून का वो होगा फ्लैसिड स्टेज, जिसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है और वो सेल, वो बलून श्रिंक हो जाएगा। सेम चीज होती है सेल्स के साथ। अभी ये सेल्स में अभी दो डायग्राम्स अभी हमारे सामने, जो ओपन स्टोमेटल पोर है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि गार्ड सेल्स फुल्ली किडनी शेप्स, किडनी बीन्स के शेप में आ गए हैं। अभी ये जो स्टेज है ओपन स्टोमेटल पोर में, जो गार्ड सेल का जो स्टेज है वो है टर्जिड। इसके अंदर वो पानी जो है वो आजू बाजू के जो सेल्स है उससे वो एब्जॉर्ब कर चुका है इनफ, और अभी वो सेल्स एकदम टर्जिड हो गए हैं, वो एक फिक्स शेप है उनका, और इसीलिए वो उस शेप में आने की वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो गया है। अभी वही अगर हम दूसरे डायग्राम में देखें, दैट इज क्लोज स्टोमेटल पोर, उस डायग्राम के अंदर जो है वो उसका जो शेप है वो श्रिंक हो गया है, क्योंकि अभी इस स्टेज में वाटर जो है वो एंडोस्मोसिस के मदद से वो वाटर जो है वो सेल के बाहर चला गया है, एंड अभी वो सेल के अंदर उतना पानी नहीं है कि वो टर्जिड स्टेज में रहे। इसीलिए ये जो
क्लोज्ड स्टोमेटल पोर में जो सेल्स का स्टेज है दैट इज फ्लैसिड स्टेज, और ओपन स्टोमेटल पोर में है टर्जिड स्टेज। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी हमने पूरा प्रोसेस देखा, फूड कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, अभी ये प्रोसेस तो पूरा हमने डिटेल में देख लिया, पर क्या यूज क्या है इस फोटोसिंथेसिस का, क्यों कैरी आउट करना है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, प्लांट को क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। Photosynthesis is the main way through which solar energy is made available for different living beings. फोटोसिंथेसिस ही एक प्रोसेस है जिसके अंदर सोलर एनर्जी को नेचुरली यूटिलाइज किया जा सकता है बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को को सोलर एनर्जी यूटिलाइज करने का और कोई तरीका नहीं है। Next, the green plants are the main producers of food in the ecosystem. Now we live in an ecosystem. Ecosystem मतलब जहाँ पे living, non-living things सब interdependently एक साथ रहते हैं। So ऐसे ecosystem में main जो source है वो food का वो है plants, जो कि मेन प्रोड्यूसर्स है फूड का, क्योंकि प्लांट्स ही वही ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो खुद का फूड बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, जिसे हमने पहले बात किया था। सो ऑटोट्रॉफ्स ही फूड बना सकते हैं, हेंस दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। सो वो एक बार फूड बनाएंगे, फिर उस ऑर्गेनिज्म में से फूड ऑब्टेन करेंगे बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं। All the other organisms directly or indirectly depend on green plants for food. Next point is the process of photosynthesis also helps in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air. अभी हमें पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट है, और इसी प्रोसेस का जो रॉ मटेरियल जो उसको रिक्वायर्ड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करने के बाद जो उसका जो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन वो रिलीज कर देंगे, इस जिसके वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी जैसे कि हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में पहले देखा था कि न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक अभी हमने डिटेल में पढ़ लिया है, आई होप अब सबको समझ गया होगा। सो इसके बाद जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि एनिमल्स और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।